ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स इसमें भी ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़े थे, दो मेथड्स पढ़े थे, एक आर्क एस्टिमेशन पढ़ा था, एक पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा था। ठीक है, सेम इसकी भी दो मेथड्स हैं, एक पॉइंट भी हो सकता है और आर्क एस्टिमेशन भी हो सकता है। तो हम जो करेंगे वो पॉइंट से भी कर सकते हैं और आर्क इलास्टिसिटी से भी मेजर कर सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में इन स्लाइड्स में मेंशन है वो पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है। अगर इसको आर्क इलास्टिसिटी में करते हैं तो सिर्फ ये जो फार्मूला है ई एस इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय समेशन पी डिवाइडेड बाय समेशन क्यू आ जाता है। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी का जो डिमांड में फार्मूला पड़ा था सेम वही सप्लाई में यूज़ होता है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं या हम क्या कह सकते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। सबसे पहला जो अब हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे आंसर्स आएंगे और उनका मतलब क्या है, पहला आएगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू यूनिटी। ठीक है, हमारा आंसर एग्जैक्टली 1 आए तो हम कहेंगे कि ये यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। सेकंड हमारी जो टाइप है इलास्टिसिटी मोर देन 1, अगर हमारा आंसर 1 से ग्रेटर देन आए तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक सप्लाई है। इसी तरह से इलास्टिसिटी लेस देन 1 मतलब इन इलास्टिक है। ज़ीरो इलास्टिसिटी मतलब हमारी प्राइसेस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं हो रही। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी मींस कि आपके प्राइसेस सेम है और उस सेम प्राइसेस पे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इन्फिनिटी हो रही है, जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर लो। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल्स टू 1। जितना चेंज आ रहा है, जितना परसेंट चेंज आ रहा है प्राइसेस में, उसी परसेंट से क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। देखो, प्राइसेस में और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन था, हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ को ज़्यादा सप्लाई करता है। तो अगर प्राइसेस किसी चीज़ की बढ़ रही हैं और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है लेकिन सेम प्रोपोर्शन से या सेम रेशो से बढ़ रही है, तो उसका जो आंसर आएगा, पॉइंट इलास्टिसिटी यहाँ पे अप्लाई किया गया है, उसका जो आंसर आएगा वो 1 है। 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, उसका ग्राफ स्ट्रेट, ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट इलास्टिसिटी का ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेकेंड पॉइंट है इलास्टिसिटी मोर देन 1, इसका मतलब है जब आप कैलकुलेट करोगे और आंसर आपको 1 से ग्रेटर आएगा फिर उसको कह सकते हो इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, या रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई सेट टू बी इलास्टिक व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है या क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रही है। प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में हो रही है, 5 से 10 रुपीज़ प्राइसेस में चली गई और क्वांटिटी सप्लाई जो है 100 से 300 चला गया। प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज़ है और थोड़े से इंक्रीज़ की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज़ आया। तो इसका जो कर्व है आप देख सकते हो, ये फ्लैटर कर्व है, और जब फ्लैटर कर्व होता है इसका मतलब है आंसर जो हमारा इलास्टिसिटी का सॉल्व करके ग्रेटर देन 1 आया। ठीक है, और 1 ये रिप्रेजेंट कर रही है इलास्टिक सप्लाई है। इसी तरह से इन इलास्टिक सप्लाई आप देखो, सप्लाई सेट टू बी इन इलास्टिक when a given percentage change in price cause a smaller change in quantity supply। ठीक है, प्राइसेस में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप कह सकते हो कि 10% प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन 8% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से इसको भी वैल्यूज़ देखो, दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं, प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई उतने रेशो से, उतनी रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रही जितने रेट से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। इसका जो आंसर है वो लेस देन 1 आता है और ये रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा स्टीपर कर्व होता है और इसको इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो है ज़ीरो इलास्टिसिटी। ज़ीरो इलास्टिसिटी किस तरह से होगा, जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइसेस जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइसेस जितनी मर्ज़ी कम हो जाए आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी कांस्टेंट है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। और इसको ग्राफिकली कैसे डिनोट किया जाता है, इसकी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन जाती है। ये वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं जबकि क्वांटिटी सप्लाई जो कि एक्स एक्सिस पे है वो कांस्टेंट है। लास्ट इसका जो टाइप है इसकी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं हम इसे।
ये क्या होता है कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो इसको सॉल्व करोगे, आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें यह है कि इसका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और इसको हम इनफाइनाइट इलास्टिसिटी भी कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइसेस में जब कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आ रहा है। तो ओके क्लास, ये था आज का लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको ज़्यादा मैं डिटेल से और ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं दे रही, तो इतना मैंने आपको बता दिया। इसको पॉइंट एस्टिमेशन से भी कर सकते हैं सॉल्व, इसको आर्क से भी कर सकते हैं। और अगर क्वांटिटी आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अच्छी तरह से किया है, पॉइंट एस्टिमेशन और आर्क एस्टिमेशन, तो ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसकी एग्जांपल्स आप सर्च कीजिएगा कि प्रोड्यूसर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट बना रहा है जिनकी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होती, या उनकी क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इतने टाइप्स पड़ी हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रियल लाइफ की एग्जांपल सर्च करें कि क्या हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर हैं तो कौन सी हैं, आप कौन सी एग्जांपल्स इन क्वेश्चन के साथ या हर टाइप के साथ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है क्लास, आज का ये लेक्चर था, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का है। अगर ये टॉपिक्स लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं आपको, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो काइंडली इसके ग्राफिकल मेथड सारा और इसके न्यूमेरिकल भी ध्यान से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। खुद से वैल्यूज़ ले लें, इंटरनेट से सर्च कर लें, वैल्यूज़ खुद से ले लें। अगर नहीं आती तो मुझे बता दें, मैं आपको क्वेश्चंस बना दूँगी प्रैक्टिस के लिए, और उनको साथ इंटरप्रेट भी करना है। सेम इनका सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे हम पहले कर चुके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इनकी इंटरप्रिटेशन ये होगा कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने कहा था एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ में इतना डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई है पॉजिटिव रिलेशन शो करना है, तो दोनों चीज़ों को, या दोनों को इंक्रीज़ या दोनों को डिक्रीज़। ठीक है क्लास, ओके, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।